हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। माय नेम इज़ विवेक मौर्य एंड आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बीएससी 4th सेम की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है भैया रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ठीक है, रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। और आज की इस पहली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव स्पेस, रिलेटिव टाइम, एब्सोल्यूट स्पेस, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड ये सब चीज़ों के बारे में ना हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, जिनका नाम आप सबको पता है, न्यूटन। है ना? आपने नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, आपको न्यूटन सर के इनका नाम सुनते ही आपको मन में एक चीज़ आती होगी ना, न्यूटन वही एक साइंटिस्ट है भाई जिन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की थी। उनके कहा जाता है ना, वो थियरी बहुत पॉपुलर है। उनके सर पे एक सेब गिरा था, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे, उनके सर पे सेब गिर गया, तो उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज कर दी। थियरी तो यही, मतलब पॉपुलैरिटी तो इसी बात से उनकी होती है ज़्यादातर केसेज़ में। बट भाई वो यहीं तक सीमित नहीं रहे थे, है ना? वो एक ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट थे अपने उस मॉडरेट फिजिक्स की दुनिया में ना, अपने एंशिएंट फिजिक्स के टाइम पे, प्राचीन फिजिक्स के टाइम पे वो ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी थियरीज़ दे के रखी थी। सिर्फ़ ग्रेविटेशन की खोज नहीं की थी उन्होंने। अ, यूँ समझ लो कि उन्होंने मोशन के हिसाब से, ठीक है, मोशन के 3 लॉज़ दे के रखे थे, ठीक है? और आगे जाओगे क्लास 12 की फिज़िक्स में तो भैया उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर के बारे में बताया था कि मैटर का पार्टिकल नेचर, जो लाइट होती है, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे के रखे थे। मैथमेटिक्स में भी उनका बहुत योगदान है। और अभी ये जान लो कि अभी उनके फिजिक्स में और कितने-कितने योगदान है ना, तो उनको हल्के में मत लेना, ठीक है? एक ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट है ना भाई वो, जिनको आज की इस नॉर्मल दुनिया में बस वो एप्पल वाली कहानी पे उनको बस यूँ समझ लो कि उनको पॉपुलैरिटी दी जाती है। बट भैया उन्होंने जो काम किए ना, बहुत अच्छे-अच्छे काम किए। तो उनकी यही, तो उन्हीं की ये थियरी है, जिसमें आइंस्टाइन नाम आपने सुना होगा, ठीक है? सर आइज़ैक न्यूटन जो थे, उनके बाद एक आइंस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन दोनों के हिसाब से भैया स्पेस और टाइम क्या होता है, देखो न्यूटन के हिसाब से आज के इस लेक्चर में स्पेस और टाइम के हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या होती हैं वो चीज़ें। एंड फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आपने नाम तो सुना होगा ना, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। भाई ये अपने इस फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें 4th सेम में देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है? तो आज की इस पहली क्लास में जो कि बेसिक सा इंट्रोडक्शन रखेगा स्पेस और टाइम के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है? तो पहली जो टॉपिक होगी आज की हमारी, उसका नाम होगा भैया स्पेस, ठीक है? स्पेस क्या होता है, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। मेबी आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा स्पेस क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। फिर भी एक आइडिया लो। अगर मान लो कभी आप, मैं ही आपसे पूछता हूँ कि भैया स्पेस मतलब क्या होता है? तो आपके मन में क्या ख़्याल आता है? स्पेस मतलब वो हरा-भरा नीला आसमान, पहले तो यही दिमाग में आता है ना, स्पेस मतलब वही आसमान जिसमें तारे टिमटिमाते रहते हैं भैया, पंछियाँ उड़ती रहती हैं, स्पेस वही तो स्पेस होता है। बट नहीं भाई, खुद एक्चुअली वो ठीक है, वो कहानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, वो सब करेक्ट है। बट फिजिक्स के लैंग्वेज में भाई स्पेस का मतलब कुछ और होता है, ठीक है? फिजिक्स के लैंग्वेज में स्पेस का मतलब कुछ और होता है, जिसमें सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, वो चीज़ मैथमेटिक्स में भी काम करती है, ठीक है? सिर्फ फिजिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में भी वो चीज़ें काम करती है भाई। तो स्पेस का एक मतलब होता है कि स्पेस मतलब होता है भैया एक एरिया, एक ऐसा एरिया जो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है? कोई सा भी एक ऐसा एरिया जो कि बाउंडेड हो या फिर अनबाउंडेड हो, उसको स्पेस बोला जाता है, ठीक है? स्पेस का मतलब क्या होता है भाई? स्पेस मतलब होता है ए बाउंडेड और अनबाउंडेड एरिया, ठीक है? बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड एरिया। अब आपकी समझ में नहीं आया होगा भैया ये बाउंडेड और अनबाउंडेड एरिया क्या होता है? एरिया तो मतलब जगह होता है, ठीक है? तो एक ऐसी जगह जो कि बाउंडेड है, मतलब हर जगह से कवर है, ठीक है? उसके आप पार नहीं जा सकते, और अनबाउंडेड का मतलब आप उसके आर-पार जा सकते हो भाई, उसको बाउंडेड और अनबाउंडेड समझा जाता है, ठीक है? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं पूछूँ कि आप कहाँ पे रहते हो? तो पहली बात तो भैया आप अपने घर पे रहते हो, सर हम भैया हम तो अपने घर पे रहते हैं, है ना? यही कहोगे ना कि हम अपने घर पे रहते हैं। आपका घर कहाँ पे है? तो आप बोलोगे भैया मेरा घर इस गाँव के अंदर बहुत सारे घर हैं, उस घर में मेरा ये वाला ये घर है, इस जगह पे आओगे तो मेरा ये घर है, ठीक है? और आपका गाँव कहाँ पे भैया? तो आपका गाँव बहुत सारे गाँव के बीच में कहीं न कहीं पे होगा।
तो आप एक पर्टिकुलर जगह बताओगे ना कि ये सारे गाँव में से इस रोड से इस जगह पे आओगे तो मेरा गाँव यहाँ पे पड़ेगा, उस रोड में से इस गली में जाओगे तो मेरा घर यहाँ पे पड़ेगा और मेरे घर वालों से पूछोगे तो मैं यहाँ पे मिलूँगा, ठीक है? जो भी है। तो वो चीज़ को बोला जाता है भैया एक एरिया, ठीक है? अब वो एरिया बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। बाउंडेड का मतलब उसके आस-पास मतलब उस जगह के बाहर अब आप नहीं जा सकते, ठीक है? जैसे एक लिमिटेशन, एक बाउंडेशन है आपके पास में कि आप अपने गाँव को छोड़ के नहीं जा सकते। उस पूरे एरिया में जितने भी बड़े गाँव हैं, जैसे कि स्टेट की बात कर लो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब आपके लिए एक बाउंडेशन है। अच्छा, हालाँकि अपने देश में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, ठीक है? मैं एक तरीका बता रहा हूँ बाउंडेड और अनबाउंडेड एरिया का मतलब समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि एक अपना स्टेट है, आप अपने स्टेट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते मतलब अपने स्टेट के चारों तरफ में एक बाउंड्री बना दी गई है, ठीक है? एक सीमा बना दी गई है भैया जैसे आप इंडिया पाकिस्तान को देख लो, पहले तो वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं और भी बहुत सारे देश हैं हमारे देश से लगे हुए पर जैसे ही मान लो इंडिया पाकिस्तान है, तो हम दोनों के बीच में क्या है एक बाउंड्री है, एक सीमा है, ठीक है? जहाँ पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं भैया, ठीक है? हम लोग में से मतलब उधर से कोई इस पार ना आ पाए, इधर से उस पार कोई ना जा पाए, ठीक है? और कोई झगड़ा वगैरह ना हो तो इसलिए वहाँ पे एक सीमा बनाई गई है, एक बाउंड्री बनाई गई है, ठीक है? तो वो एक बाउंड्री है भैया जो कि क्लोज्ड बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री नहीं है, ठीक है? उसमें बीच में कहीं तो रास्ता खुला है, जहाँ से आप आ जा सकते हो बट वो परमिशन लोगे तभी आ जा सकते हो। तो उसको बोला जाता है जहाँ पे मतलब जिस चीज़ को आप आर-पार नहीं जा सकते, उसको बोला जाता है बाउंडेड एरिया। तो उस पूरे बाउंडेड एरिया मतलब इस पूरे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, उस स्टेट में एक स्टेट में कई सारे ज़िले हैं, ज़िले के अंदर कई सारे गाँव हैं, गाँव में से एक गाँव होगा ऐसा जिसमें आप रहते हो। उस गाँव में भी कई सारे घर भी होंगे, जिसके घर में भी मतलब उस घर में से आपका एक घर होगा जिसमें आप रहते हो। तो ये होता है बाउंडेड और अनबाउंडेड एरिया का मतलब और इसी चीज़ को बोला जाता है कि स्पेस, है ना? इसी चीज़ को बोलते हैं कि स्पेस मतलब क्या होता है? स्पेस मतलब होता है भैया एक बाउंडेड या अनबाउंडेड एरिया जिस जगह पे मतलब वो एक्चुअली में ना किसी चीज़ की पोज़ीशन के बारे में बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे हो सकती है, मतलब वो चीज़ के बारे में बताना हो तो वैसे बताया जाता है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल दूँ तो सपोज़ करो अर्थ है, ठीक है? अर्थ हमारा कहाँ पे है भैया? उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है? इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत सारे मिल्की वेज़ हैं, उसमें से मतलब बहुत सारे आकाश गंगाएँ हैं, उसमें से एक मिल्की वे है, ठीक है? जिसमें से जिसमें भी उस मिल्की वे के अंदर भी भैया बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ, है ना? तो बताना हो कि स्पेस कहाँ पे भैया तो मिल्की वे में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो सोलर सिस्टम में अपना सन होता है, सन के बाद अपना वेनस, मरकरी जो भी है उस हिसाब से आप डिफाइन करते हो कि अपना अर्थ इस पोज़ीशन पे है, इस पोज़ीशन पे जाओगे तो अर्थ को आप पा जाओगे, ठीक है? तो उस तरीके से बताया जाता है, तो स्पेस मतलब भैया एक बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड एरिया बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, अब जो हमारे न्यूटन साहब थे, उनके हिसाब से स्पेस क्या होता है? ये तो स्पेस का एक रियल मतलब थोड़ा-सा मतलब समझते हैं कि स्पेस ऐसा होता है बाउंडेड या अनबाउंडेड एरिया कुछ भी हो सकता है, वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें न्यूटन साहब के हिसाब से स्पेस कैसा होता है? तो भैया न्यूटन जो थे, ठीक है? उनके हिसाब से स्पेस के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है? स्पेस की बहुत सारे मीनिंग्स में से एक मतलब ये होता है, स्पेस इज़ अ कंटेनर ऑफ उन्होंने ये बोला था कि स्पेस इज़ अ कंटेनर ऑफ ठीक है? कंटेनर ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स क्या बोला? ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट ये होता है कि स्पेस स्पेस जो होता है भैया एक ऐसी चीज़ है जो सारे चीज़ों को अपने अंदर समा के रखा रहता है। जैसे अपना अर्थ ही देख लो अगर अर्थ को एक स्पेस बोलो, अर्थ का एक स्पेस तो है, वही अपना नीला आसमान, उस नीले आसमान के अंदर देखो भाई कितने लोग बैठे पड़े हुए हैं। है ना? कई सारे देश हैं, कई सारे सब कॉन्टिनेंट हैं, उस सब कॉन्टिनेंट में से एक सब कॉन्टिनेंट इंडिया है जिसमें से बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो ऐसे करके आप डिफाइन करना चाहो या फिर डेली लाइफ में देखना भी चाहो, प्रैक्टिकली देखना चाहो, समझना चाहो, आप ऐसे समझ सकते हो। तो न्यूटन के हिसाब से, ठीक है? जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है ये चीज़, तो न्यूटन के हिसाब से स्पेस कैसा होता है भाई? स्पेस का मतलब होता है स्पेस इज़ अ कंटेनर ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। स्पेस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली थी अच्छा इतना ही नहीं बोला था भाई, अभी तो और भी बोल के रखा है। ये न्यूटन के हिसाब से भाई, ठीक है? दिस थ्योरी वाज़ बाय द न्यूटन
न्यूटन नाम के ग्रेट साइंटिस्ट थे भैया। न्यूटन के हिसाब से स्पेस का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। देखो नॉर्मल तो स्पेस का मतलब होता है बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड एरिया, बट न्यूटन के हिसाब से, जो कि सिलेबस में भी, सिलेबस का पार्ट है भाई ये चीज, ठीक है। तो स्पेस इज अ कंटेनर ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। दूसरी चीज, स्पेस इज अ थ्री डायमेंशन। अच्छा, अगर स्पेस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का कंटेनर है तो कैसा दिखता है ना, तो कभी पूछे तो स्पेस इज अ थ्री डायमेंशनल। स्पेस इज थ्री डायमेंशन भैया। स्पेस होता है वो थ्री डायमेंशन होता है। थ्री डायमेंशन मतलब आपने टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन पढ़ा है ना, जियोमेट्री। ज्योमेट्री आप जानते हो ना, जिसमें वो एक्स वाई एक्सिस दिखाते हो, है ना। जब आप एक्स वाई एक्सिस दिखाते हो तो उसको टू डायमेंशन बोला जाता है, ठीक है। जब आप ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों दिखाते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इधर पे ओरिजिन होता है जिसका पॉइंट होता है 0 0 0, इधर पे ओरिजिन होता है, पॉइंट होता है 0 0, ठीक है। तो इन चीजों को डायमेंशन बोला जाता है। ये डायमेंशन क्या करते हैं, किसी भी चीज की पोजिशन के बारे में बताते हैं। तो स्पेस के बारे में न्यूटन ने क्या बोला, स्पेस इज अ थ्री डायमेंशन। स्पेस होता है थ्री डायमेंशनल होता है भैया। स्पेस इज अ थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। थ्री डायमेंशन का मतलब उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स वाई जेड से, आप डिवाइड कर सकते हो आर थीटा एंड फाई के फॉर्मेट में। तो ये सारी चीजें आप मे बी डायमेंशंस के बारे में तो आप 9 क्लास ही पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो न्यूटन के हिसाब से स्पेस कैसा दिखता है भैया, तो न्यूटन के हिसाब से स्पेस जो होता है थ्री डायमेंशनल होता है, बट एक्चुअली में अब वो फोर डायमेंशन होता है, ठीक है। स्पेस कैसा होता है, तो फोर डायमेंशनल होता है स्पेस एक्चुअली में। बट न्यूटन के हिसाब से उस टाइम पे, भाई बहुत सब पुराने टाइम की बातें हैं ये सब कुछ, तो उनके हिसाब से स्पेस थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया था उन्होंने, इतना ही नहीं भाई, ये तो और भी कहानियां हैं। उनके हिसाब से स्पेस के बारे में और भी बहुत सारी थ्योरीज थी कि स्पेस अगर मान लो थ्री डायमेंशनल है, तो और भी बता दो भैया, उसका रंग कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। भैया अगर उसके शेप के बारे में डिस्कस करें तो स्पेस इज अ फ्लैट। स्पेस इज फ्लैट। स्पेस कैसा होता है भैया, स्पेस जो होता है फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, चपटा। मतलब जैसे स्पेस गोलाकार हो सकता है, ठीक है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, उनमें से स्पेस कैसा होता है, तो स्पेस जो होता है फ्लैट होता है, स्पेस चपटा होता है भैया, ठीक है। मतलब वो जो आसमान देखते हो ना आप एक्चुअली में, वो चपटा है। देखने पे लगता है गोल है, बट वो चपटा है, ठीक है। देखने वालों की नजरिए के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे देखते हो, ठीक है। तो उनके हिसाब से स्पेस जो होता है फ्लैट क्वांटिटी होती है। और स्पेस के बारे में उन्होंने और भी चीजें बताई थी, जैसे स्पेस इज अ होमोजीनियस। स्पेस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब भैया, स्पेस होमोजीनियस होता है, इसका मतलब ये होता है कि स्पेस जो है हर जगह पे एक जैसा होता है, ठीक है। स्पेस हर जगह पे एक जैसा होता है। हर जगह पे एक जैसा होने का मतलब, जैसे मान लो तुम्हारे ही देख लो, तुम्हारे कई दोस्त होंगे, ठीक है। अब तुम्हारे घर के ऊपर जो स्पेस है और तुम्हारे दोस्त के घर के ऊपर जो स्पेस है, क्या वो दोनों अलग अलग होंगे? भैया तुम्हारे घर के ऊपर बादलों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेस की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे घर के ऊपर भी वही नीला आसमान है, तुम्हारे फ्रेंड के घर के भी वही ऊपर नीला आसमान है, मेरे घर के ऊपर भी वही नीला आसमान है। तो स्पेस होता है भैया, अगर आसमान को एक स्पेस मानते हो फिलहाल के लिए, ठीक है, तो स्पेस जो होता है हर जगह पे सेम होता है, इसलिए बोला जाता है स्पेस इज अ होमोजीनियस। एंड कॉपी पे ही देख लो, क्या अगर मान लो इन्होंने बोला था कि स्पेस इज थ्री डायमेंशनल, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल का मतलब उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करते हो। क्या हमारे इंडिया में एक्स वाई जेड पढ़ाया जाता है, ठीक है। अ, अगर अमेरिका की बात कर लो, क्या थ्री डायमेंशन वहां पे अलग चलता है? वहां पे भी तो थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड होगा, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है भाई। ये तो डमी वेरिएबल्स होते हैं, डमी वेरिएबल्स को आप किसी भी चीजों से दिखा सकते हो भैया, ठीक है। तो स्पेस जो होता है हर जगह सिमिलर होता है, हर जगह एक जैसा होता है, मौसम और बादलों की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और बातें करें तो स्पेस इज होमोजेनियस, स्पेस इज आइसोट्रोपिक। स्पेस इज आइसोट्रोपिक, ठीक है। स्पेस और कैसा होता है भैया, तो स्पेस होता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है भैया ये हर डायरेक्शन में भी सेम होता है, ठीक है। स्पेस को देखो, अब स्पेस हर जगह पे तो सेम था ही, पर जिस भी डायरेक्शन में जाओगे ना, हर डायरेक्शन में सेम मिलेगा। जैसे अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस की बातें कर लो, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या होता है, तीनों डायमेंशंस एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों डायमेंशंस एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। अभी क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक्स वाई जेड एक्सिस बनाओ और किसी एक के बीच का एंगल बदल जाएगा? किसी भी डायरेक्शन से देखोगे, जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये तीन एक्सिस हमारे पास में, तो तीनों के बीच में भैया तो 90 90 डिग्री का एंगल बनता है।
ठीक है, और ये बातें प्रूव भी करी गई हैं। तो अगर तीनों के बीच में अगर मान लो इस डायरेक्शन से देखने आओ, तो भैया ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। सिमिलर चीज अगर मान लो ऊपर से नापने आते हो, क्या ऊपर से देखने पे ये 90 डिग्री बदल जाएगा? नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तब भी 90 डिग्री है, तब भी 90 डिग्री है। तो उनका यही कहना था कि स्पेस जो थ्री डायमेंशनल होता है, जो कि फ्लैट होता है, और वो होमोजीनियस होने के साथ साथ में वो आइसोट्रोपिक भी होता है। हर डायरेक्शन से देखोगे ना, हर डायरेक्शन में स्पेस की वैल्यू वही रहती है, स्पेस इज द सेम हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये स्पेस के बारे में उन्होंने ये सारी चीजें बता के रखी थी, भैया स्पेस ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और जिसमें से हम लोग यूज भी ज्यादातर यही करते हैं, बट एक्चुअली में हमारा स्पेस 4 डायमेंशन होता है। ठीक है, और उस 4 डायमेंशन के बारे में बताए थे आइंस्टाइन ने। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में ना उनकी भी बातें करेंगे, बट फिलहाल इस लेक्चर में अपने न्यूटन की बातें करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट कर लो। अच्छा, स्पेस तो हो ही गया है, लगे हाथ टाइम को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने टाइम के बारे में भी कुछ चीजें बता के रखी थी। चलो, स्पेस एंड टाइम, इन्होंने ना टाइम के बारे में भी बहुत सारी चीजें बता के रखी थी कि टाइम कैसा होता है। टाइम के बारे में आप क्या जानते हो, टाइम क्या होता है? अगर मान लो कोई आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे, भैया टाइम क्या होता है, तो क्या बताओगे? टाइम मतलब वही ना, जिसमें आप घड़ी देखते हो, समय देखते हो, हाँ वही तो टाइम होता है। हाँ वही टाइम होता है, टाइम वही होता है। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में, न्यूटन साहब के हिसाब से, ठीक है, इनके हिसाब से अगर टाइम के बारे में बताना हो, तो टाइम जो होता है वो एक मटेरियल, मतलब टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी भी इवेंट के बारे में बताता है। कोई भी मटेरियल इवेंट होता है ना, तो उसके बारे में ही बताता है कि वो चीज कब हुई है। जैसे मान लो आज संडे है, ठीक है, तो संडे के बाद अगर पूछा जाए मंडे कब आएगा भैया, तो मंडे आएगा भैया ये 24 घंटे बाद आता है। संडे के 24 घंटे बाद मंडे आता है। मंडे के 24 घंटे बाद ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे के 24 घंटे बाद वेडनेसडे आता है। अगर आपको सैटरडे चाहिए तो ये 7 दिन बाद चले जाओ, सैटरडे मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक, बात तो ठीक है। तो टाइम जो होता है, टाइम एक ऐसी चीज है ना जो किसी भी इवेंट के बारे में बताता है। कोई चीज कब हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है वो नहीं। देखो भाई, क्यों होना है किसी चीज को, वो तो उसका अलग एक रीजन है। पर कोई चीज कब हो रही है, वो कब को ही बोला जाता है टाइम। ठीक है, कोई चीज कब हो रही है भैया, कोई इवेंट कब हो रहा है, उसी को बोला जाता है। उस चीज को डिफाइन करने के लिए जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम। ठीक है, तो न्यूटन के हिसाब से भी वही होता है कि टाइम इज अ मटेरियल इवेंट। ठीक है, टाइम इज अ कंटेनर ऑफ, इन्होंने क्या बोला था कि टाइम इज अ कंटेनर ऑफ ऑल मटेरियल इवेंट्स। ठीक है, मटेरियल इवेंट, भैया आप बार बार मटेरियल क्यों लिख रहे हो? मटेरियल का मतलब होता है भाई वो सारी चीजें जिसके अंदर मास होता है, जिसके अंदर, जिसको आप कैलकुलेट कर पाओ, उन सारी चीजों को ना मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, तो मटेरियल इवेंट, मटेरियल इवेंट्स। अब ये कोई बोल दे भैया मेरा तो दिल टूट गया है, मेरा दिल टूट गया है, तो भैया कब टूटा? क्या पता तुम्हारा दिल कब टूटा है, कौन जाने, किसी को नहीं पता भाई। पर कोई घटना कब हुई है, आप घर से कब बाहर निकलते हो, घर से कब आते हो, ठीक है, आप कहीं पे कहाँ आप जाते हो, कितने टाइम के लिए जाते हो, सारी चीजों को आप डिफाइन कर सकते हो। बट कोई पूछे आपको रोना आ रहा है, कितना रोना आ रहा है भैया, नहीं पता, कैसे नापोगे? आप तराजू लेके आओगे नापने के लिए रोने को? नहीं पता। अगर आपको रोना आ रहा है तो कैसे नाप के बता सकते हो? नहीं पता। मान लो किसी को प्यार व्यार हो जाए और उसका दिल टूट जाए, और उसके टूटे हुए दिल को नापना हो, तो कैसे नापोगे? कोई लॉजिक, इस बात में कोई सेंस ही नहीं है ना, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। तो जिस बातों का कोई सेंस नहीं है ना, जैसे इमोशंस बोला जाता है, ठीक है, जिन बातों का कोई सेंस नहीं है, तो इमोशंस वाली चीजों को ना इन मटेरियल इवेंट्स के अंदर नहीं रखा जाता। तो वो सारी चीजें जिनको आप कैलकुलेट करके प्रॉपर वे में बता पाओ, भैया ये चीज है, ये ऐसे हो सकती है, इधर पे जाओ मिल जाएगी, ठीक है, इतना है, उसको आप कैलकुलेट कर लो, इस मेथड से जाओगे आप कैलकुलेट कर लोगे, उन सारी चीजों को मटेरियल इवेंट बोलते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, बाकी इमोशंस वगैरह जो होते हैं ना, मजाक वाली बात एक तरफ है, बट जो अपने इमोशंस वाली चीज है ना, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आते हैं। तो उन चीजों को नापने मत चले जाना कि भैया वो उन चीजों को कैसे बताओगे फिर, ठीक है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो न्यूटन के हिसाब से स्पेस और टाइम इस तरीके से डिफाइन करा जाता है। ठीक, तो इनको एक बार फटाक से नोट कर लो, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। रिलेटिव स्पेस क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेस क्या होता है, रिलेटिव टाइम क्या होता है, एब्सोल्यूट टाइम क्या होता है, इसको, अच्छा इसी को ना रिलेटिव टाइम भी बोला जाता है, इसी को रिलेटिव टाइम भी बोला जाता है भैया। ठीक है,
टाइम इज ए कंटेनर ऑफ ऑल मटेरियल इवेंट्स, इट इज अ होमोजीनियस, ठीक है, लगातार होते रहता है, कंटिन्यूअस होता रहता है, कोई भी इवेंट कब हो रहा है उनके बताने की प्रोबेबिलिटी ये चीज होती है टाइम, ठीक है। इवेंट कब हो रहा है उनको बताने के लिए जिस शब्द का यूज करते हो वही टाइम होता है, उसी को रिलेटिव टाइम भी बोलते हैं। तो फटाफट एक बार इनको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग स्पेस के टाइप्स के ऊपर, ठीक है। हमारा जो स्पेस होता है ना वो दो टाइप्स का दिखता है, एक होता है रिलेटिव स्पेस और एक होता है एब्सोल्यूट स्पेस। वैसे ही हमारी टाइम भी होती है, रिलेटिव टाइम और एब्सोल्यूट टाइम, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए भैया रिलेटिव स्पेस क्या होता है, एब्सोल्यूट स्पेस क्या होता है, तो सुनना, रिलेटिव स्पेस मतलब स्पेस का एक टाइप है। तो रिलेटिव स्पेस एक ऐसा स्पेस है भैया जो कि एब्सोल्यूट स्पेस को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। और अच्छा, एब्सोल्यूट स्पेस, हाँ, एब्सोल्यूट स्पेस को ना मेजर करने का काम करता है भाई, आपने सही सुना है। रिलेटिव स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जो कि अपने दूसरे वाले स्पेस जो कि एब्सोल्यूट स्पेस होता है उसको मेजर करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपको एब्सोल्यूट स्पेस के बारे में पता करना हो तो आप रिलेटिव स्पेस का सहारा लेते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलेटिव स्पेस होती क्या है, तो ये एक ऐसी मतलब ये मूवेबल क्वांटिटी होती है, मतलब ये मूवेबल डायमेंशन है, और ये मूव करती है। इसमें जो भी चीजें आप देखोगे ना वो सारी चीजें मूव करती हुई दिखेंगी। जब भी आप रिलेटिव स्पेस के बारे में डिस्कस करोगे, रिलेटिव स्पेस की जब भी कहानियां देखोगे ना, तो उसमें जो भी चीजें होंगी वो सब कुछ मूव करते हुए दिखेंगी किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में। अच्छा, रिलेटिव वर्ड का मतलब पता है, रिलेटिविटी का मतलब पता है, किसी चीज के रेस्पेक्ट में। आप कोई चीज किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो ना, उसी चीज को रिलेटिविटी बोला जाता है। जैसे पोजीशन के बारे में बताना हो, जैसे मान लो कोई पोजीशन है, ठीक है, आपको ही बताना हो, रिलेटिविटी समझाना हो किसी को, कैसे समझाओगे? तो भैया रिलेटिविटी जो होता है ना, अगर पोजीशन के हिसाब से बतानी हो, तो अगर एक बंदा मार्केट में खड़ा है, मान लो तुम्हारा दोस्त ही है, वो किसी मार्केट में है, ठीक है, और अगर आपको फोन करे और पूछे, या फिर तुम्हें पूछो तुमको उसके पास में जाना है, ठीक है, और तुम उसको फोन करो और पूछो कहाँ है भाई, तो क्या बताएगा वो? वो बताएगा भैया मैं इस मार्केट में हूँ, ठीक है, इस मार्केट में इस दुकान के सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आजा, यही बोलेगा ना। तो किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है आपको अपनी जगह, ये दुकान है, उस दुकान के सामने मैं खड़ा हूँ, आजा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आएगा तो मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। और अगर वो जगह ना बताए, मैं वो बोले सिर्फ इतना कि भैया मैं इस मार्केट में हूँ, कहाँ ढूंढोगे उस मार्केट, मार्केट में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारी जगह होती हैं, तो उस मार्केट में ढूंढना आपको लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक ऐसी जगह बताएगा, एक किसी चीज के किसी दुकान के रेस्पेक्ट को बताएगा कि ये दुकान है, उस दुकान के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इधर पे आओगे तो मिल जाऊंगा। तो किसी चीज के रेस्पेक्ट में जब किसी चीजों की बात करी जाती है ना, उसी को बोला जाता है रिलेटिविटी। उसका मतलब यही होता है सापेक्ष। रिलेटिव का मतलब होता है भैया सापेक्ष, आप किसके रेस्पेक्ट में किसी चीज को बताते हो, वही होता है रिलेटिविटी। तो जब रिलेटिव स्पेस की बातें करते हैं ना, तो रिलेटिव स्पेस जो होता है भैया, उसमें जो भी चीजें आपको देखेंगी ना, दिखेंगी, वो सारी की सारी मूवेबल डायमेंशन होंगी, सब चीजें मूव करती हुई दिखेंगी, ठीक है। पहली चीज यही है, और इसका काम ये होता है, ये एब्सोल्यूट स्पेस को मेजर करके देता है। और एब्सोल्यूट स्पेस क्या होता है, ये जो स्पेस होता है इसमें जो भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ना, वो सब बैठी हुई मिलेंगी, कोई मूव नहीं करेगा। अपने एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर ना कोई भी चीज मूव नहीं करती है भाई, वो सारी की सारी जो भी चीजें होंगी, जो भी डायमेंशन होंगे, सब इमूवेबल होते हैं, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट स्पेस। तो एक ऐसा स्पेस जिसमें सारी की सारी क्वांटिटीज मूव करते हुए दिखें, वो रिलेटिव स्पेस होता है। और एक ऐसा स्पेस जिसमें सारी की सारी चीजें रुकी हुई दिखे, ठीक है, मूव करती हुई ना दिखे, उसको एब्सोल्यूट स्पेस बोला जाता है, जो कि करेक्ट बात है, ठीक है। और एब्सोल्यूट स्पेस ही ज्यादातर केसेस में देखा जाता है, ठीक है। और अच्छा, इनका डेफिनेशंस की बातें कर लो, तो ये है अपनी एब्सोल्यूट स्पेस और ये अपना रिलेटिव स्पेस। रिलेटिव स्पेस क्या होता है, इट इज सम मूवेबल डायमेंशन। रिलेटिव स्पेस होता है वो मूवेबल डायमेंशन होता है, मूव कर सकता है, और ये एब्सोल्यूट स्पेस को मेजर करने का काम करता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट स्पेस की, तो ये चीजें ना न्यूटन के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, न्यूटन साहब ने ये सारी चीजें को एक्सप्लेन करके रखा था। तो एब्सोल्यूट स्पेस होता है वो हर जगह पे सेम दिखता है, ठीक है, क्योंकि अगर मूव ही नहीं करेगा कोई चीज तो भैया जैसा पड़ा है वैसे ही तो रहेगा। जैसे मान लो तुम अपने आप को ही देख लो, पढ़ाई करना कब स्टार्ट करते हो? तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं जब तक एग्जाम ना आ जाए, जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करते हो। ज्यादातर केसेस में ना बीएससी वाले बंदों की कहानी यही होती है, जब तक एग्जाम की डेट ना आए तब तक कॉपी नहीं उठेगी भाई। जैसे एग्जाम की डेट आएगी फिर खोजना स्टार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
5 घंटे में पास कैसे हो जाए, सुबह एग्जाम में कैसे पढ़ के पास हो जाए, वो सारी चीजें ढूंढना स्टार्ट करते हो तुम लोग। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से बच के रहो भाई। ठीक है, तो अपने एब्सोल्यूट स्पेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर, जैसे वो नहीं होता है अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसमें आप बातें करते हो कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही टिकी रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, वही वाली चीज़ें। तो एब्सोल्यूट स्पेस मतलब होता है कि इसमें जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो हर एक जगह पे आपको सेम सेम दिखेगा, और ये इसमें कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगा, और मूव ही नहीं करेगा तो सेम ही दिखेगा। और इसको मेजर कैसे करोगे? मेजर करने का तरीका है रिलेटिव स्पेस। रिलेटिव स्पेस की सहायता से आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, और ये चीजें ना, ये चीजें आपको पता है कहाँ पे देखने को मिलेंगी? जब आप पढ़ोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम तो सुना ही होगा आपने ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भैया जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हो ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्हीं चीजों के ऊपर तो डिफाइन करा जाता है। अपने एब्सोल्यूट स्पेस को ही तो बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अपने रिलेटिव स्पेस को बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन ने यही तो बोला था। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बोला है ना, वो यही है इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, जिसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है, जिसमें आप ये पढ़ के जाते हो कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता। बस खत्म। उतना ही नहीं होता भाई वो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है ना, जिसमें आप रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी की बातें करते हो, उसी को बोला जाता है भैया एब्सोल्यूट स्पेस। जो अपना एब्सोल्यूट स्पेस है ना, उसी को दूसरी भाषा में यूं समझ लो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, और अपने रिलेटिव स्पेस को दूसरी भाषा में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। और मैं वहां पे वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, सेकंड लेक्चर में। फिलहाल के लिए इनको देखते चलो। तो आई होप अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि रिलेटिव स्पेस क्या करता है और एब्सोल्यूट स्पेस क्या करता है, उनका काम क्या होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात सुना, ये दोनों चीजें दिख रही है ना, स्पेस 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 के टाइप है, तो रिलेटिव स्पेस और ये एब्सोल्यूट स्पेस दोनों दिखने में सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों ना दिखने में भाई सेम होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनका फंक्शन, इनका फिगर सेम होता है। ठीक है, अगर लिखना हो तो ऐसे लिख लेना कि बोथ आर द सेम, ऐसे रिलेटिव स्पेस। ठीक है, रिलेटिव स्पेस एंड एब्सोल्यूट स्पेस। ठीक है भाई, रिलेटिव स्पेस एंड एब्सोल्यूट स्पेस बोथ आर, ठीक है, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड फिगर। अगर आप इनका फिगर देखोगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई कि कौन सा वाला रिलेटिव स्पेस है और कौन सा वाला एब्सोल्यूट स्पेस है। पता ही नहीं चलेगा। दोनों का फिगर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है भाई। लेकिन इनको पहचानने का तरीका है इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू। बट दे आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, दे आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब उसका कैलकुलेशन करो। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट सेम। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज नॉट सेम। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, वो कभी सेम नहीं आता है। मतलब इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका अलग होता है, इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका अलग होता है। देखो, पहली बात तो एब्सोल्यूट स्पेस निकालना है तो काम यूज करोगे अपनी रिलेटिव स्पेस का। ठीक है, क्योंकि इधर पे मैंने एक लाइन लिखी है, मेजर ऑफ द एब्सोल्यूट स्पेस। तो रिलेटिव स्पेस होता है वो एब्सोल्यूट स्पेस को मेजर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसीलिए उनके फिगर्स और उनकी मैग्नीट्यूड्स दिखने में सेम होते हैं, बट न्यूमेरिकली वैल्यू में वो सेम नहीं होते। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है। वो सारी चीजें जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, जब आप इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ोगे, तब वो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और अच्छा, फिलहाल तो फिर यही है। अभी इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है एब्सोल्यूट टाइम। तो आज की ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एब्सोल्यूट टाइम आज का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आपने रिलेटिव टाइम के बारे में तो देखा है। रिलेटिव टाइम क्या होता है भैया? रिलेटिव टाइम का मतलब जो कि किसी भी मटेरियल इवेंट्स को, मतलब एक टाइम इज ए कंटेनर ऑफ ऑल मटेरियल इवेंट्स। ठीक है, मटेरियल इवेंट्स का एक कंटेनर होता है जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, जो भी किसी घटना के कब हुई है उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसको आप रिलेटिव टाइम बोलते हो। एब्सोल्यूट टाइम क्या होता है? तो एब्सोल्यूट टाइम का मतलब होता है भैया, टाइम रन्स एट द सेम रेट। क्या होता है? टाइम runs at the same rate, at the same rate for all observer, for all observer। टाइम
रन्स एट द सेम रेट फॉर ऑल ऑब्जर्वर, ये डेफिनेशन होती है अपने एब्सोल्यूट टाइम की। मीनिंग क्या होता है भैया इसका? मीनिंग ये कि जो कोई भी टाइम देखता है, जैसे मान लो कोई 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 3-4 कोई फ्रेंड्स है, आप ही के कोई फ्रेंड्स है, आप इंडिया में हो, कोई आपका दूसरा दोस्त है चाइना में, कोई दूसरा दोस्त है यूएसए में, कोई इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऐसे करके 5 दोस्त है कहीं अलग अलग जगह पे हैं। तो अगर उनसे पूछा जाए भाई, मतलब पांचों एक ही टाइम पे कॉल करें एक दूसरे को और पूछे भाई तू अपने टाइम बता कितना टाइम बज रहा है, उधर का दूसरा पूछेगा तुम अपना टाइम बताओ, वो अपना टाइम बताएगा। तो अगर वो पांचों अगर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह के हिसाब से टाइम बताएं, तो उसी टाइम को बोला जाता है एब्सोल्यूट टाइम, कि उस टाइम पे कितना बजा होगा, इसके इंडिया वाले की घड़ी में कितना बज रहा होगा, चाइना वाले की घड़ी में कितना बज रहा होगा, ठीक है, जो बंदा अमेरिका में होगा, जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में, जो बंदा इंग्लैंड में होगा, उन सबके हिसाब से टाइम क्या होगा। तो देखो हर जगह पे टाइम अलग अलग हिसाब से चलता है, आपको भी पता है कि अपने इंडिया का टाइम जो होता है, टाइम जोन अलग है। अमेरिका में जाओगे, दुबई में जाओगे, वहां का टाइम जोन अलग है, ठीक है, इंग्लैंड में जाओगे वहां का टाइम जोन अलग है। टाइम को मेजर करने का तरीका अलग है भाई, यहाँ पे दिन वहां पे रात, वहां पे रात यहाँ पे दिन, किसी जगह पे 4 घंटे लेट दिन रात होता है, ऐसा कुछ होता है। उसी चीज को बोला जाता है भैया एब्सोल्यूट टाइम। मतलब जब वो अपना टाइम देखेंगे ना, तो टाइम सबके लिए सेम होता है, ठीक है, मतलब होना तो सबके लिए, मतलब जो अगर कोई बंदा एक स्पेस में बैठ के देखे सबको, उसके लिए तो सबके लिए टाइम सेम है भाई। इधर पे दिन हो रहा है, उधर पे रात, सबके लिए उसके लिए सब कुछ बराबर होता है। बट उन पांचों व्यक्तियों के लिए जब वो फोन कॉल पे होंगे एक ही टाइम पे, ठीक है, तो सबके टाइम्स क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब वो बंदा जो अपना टाइम बताएगा, वो अपना जो टाइम बताएगा, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट टाइम, कि उसके घड़ी में कितना बज रहा होगा, उसकी घड़ी में कितना बज रहा होगा, उसकी घड़ी में कितना बज रहा होगा, उन पांचों के, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट टाइम, जो कि सेम होता है भाई, ठीक है। तो टाइम रन्स एट द सेम रेट फॉर ऑल ऑब्जर्वर, जब कभी ऐसा कोई बात हो तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टाइम, और अगर टाइम्स अलग अलग हो तो उनको बोला जाएगा रिलेटिव टाइम। मतलब किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 7 बज रहे हैं, भैया रिलेटिव टाइम है, 2 घंटे आगे पीछे है, ठीक है, 2 घंटे आगे पीछे, उसको बोला जाएगा रिलेटिव टाइम, ठीक है। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटिव टाइम और एब्सोल्यूट टाइम का, तो 2 घंटा आगे पीछे, मतलब टाइम अगर आगे पीछे चले तो रिलेटिव, और टाइम अगर सबके लिए सेम हो तो एब्सोल्यूट टाइम, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और, अब हम मतलब आज के टॉपिक के, मतलब आज के हिसाब से इतना ही करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन में जो आपको जानना था, आई थिंक यही सब कुछ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही करते हैं, और लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करेंगे, ठीक है, पहली क्लास है तो धमाकेदार भी होनी चाहिए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे भाई, ठीक है, और अच्छी भी है। चलो फिर, कोई भी डाउट होगा इस पूरे सेशन में, अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना, एंड इनके नोट्स बनाने हो तो उनको आप यहीं से, मेरा आइडिया तो ये रहता है, मेरा जो सजेशन ये रहता है कि आप बोर्ड से मैं जब लिखता हूँ तो आप उनको नोट्स कर लिया करो, ठीक है, या फिर उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपने नोट्स तैयार कर लिया करो। फिर भी अगर मान लो किसी को प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, वहां से आपको इनके नोट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म होंगे तो उनके पूरे के पूरे नोट्स आपको बना के दे दिए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो एक काम आप ये कर सकते हो, एंड दूसरा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले इसको रिवाइज कर लेना भाई एक बारी, ठीक है, और नहीं भी करोगे तो कोई ज़्यादा वो खास वैसी बातें नहीं है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स, देखो इसका नाम होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ना, हम अभी जो अगला टॉपिक होगा जिसमें हम बातें करेंगे एब्सोल्यूट स्पेस की, जिसको हम लोग रेफर करते हैं, जिसको हम लोग चेंज कर देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।